नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बात करेंगे एक ऐसी राजनीतिक पहेली की जिसने एक शानदार चुनाव जीतने के बाद भी पूरी की पूरी पार्टी को गहरी सोच में डाल दिया। मतलब केरल में एक जबरदस्त ऐतिहासिक जीत मिलती है और फिर नेतृत्व चुनने की एक बेहद जटिल स्थिति सामने आ जाती है। आइए इस पूरी रणनीतिक कहानी को गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता के चुनाव की बात नहीं थी, बल्कि ये पूरी पार्टी की दिशा तय करने वाला एक टर्निंग पॉइंट था। अब इस जीत के पैमाने को जरा समझिए। 4 मई को नतीजे आते हैं और यूडीएफ ने विधानसभा चुनावों में 140 में से 102 सीटों पर एक तरफा बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये केरल में पिछले 10 सालों से मजबूती से जमे वामपंथी शासन का पूरी तरह से अंत था। इस साफ और स्पष्ट जनादेश ने पूरे राज्य में एक नई राजनीतिक लहर पैदा कर दी और संगठन का मनोबल एकदम 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन असली कहानी तो इस प्रचंड जीत के बाद शुरू होती है। जहां जश्न का शोर मचना चाहिए था, वहां अचानक पूरे 10 दिनों का सन्नाटा छा गया। राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सिर्फ एक नाम तय करने में पूरे 10 दिन लग गए। एक तरफ प्रचंड बहुमत और दूसरी तरफ नेतृत्व को लेकर ये गहरी खामोशी। ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट था जिसने सभी राजनीतिक जानकारों को हैरान करके रख दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि भाई इतनी शानदार चुनावी जीत अचानक 10 दिन के सस्पेंस में कैसे बदल गई। देखिए, ये कोई साधारण हिचकिचाहट या कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं था। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही थी। ये समय था पार्टी के भीतर एक ऐसा संतुलन बनाने का जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों तक पार्टी को एकजुट रख सके। ये पूरा का पूरा मुकाबला मुख्य रूप से 2 बहुत ही कद्दावर नेताओं के बीच था। एक तरफ वीडी सतीसन और दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल। निष्पक्ष रूप से देखें तो सतीसन 6 बार के विधायक हैं, एकदम आक्रामक वक्ता और जनता की भी जबरदस्त पकड़ रखने वाले, जिन्होंने इस जीत की जमीनी नींव रखी। वहीं दूसरी ओर वेणुगोपाल हैं, जो एआईसीसी महासचिव हैं, जिन्हें आला कमान का पूरा सपोर्ट हासिल है और जिनकी संगठनात्मक ताकत का कोई जवाब नहीं। दोनों ही नेताओं का काम करने का तरीका एकदम अलग, लेकिन पार्टी के लिए बेहद जरूरी था। वीडी सतीसन के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो वो वाकई बहुत प्रभावशाली रहा है। 2001 में परवूर से पहली बार जीतने के बाद से उन्होंने 25 सालों तक अपना अजेय रिकॉर्ड कायम रखा। याद है 2021 की हार, जब पार्टी का मनोबल काफी गिरा हुआ था, तब पार्टी के नैरेटिव को फिर से खड़ा करने और विपक्ष के नेता के तौर पर संघर्ष करने में उन्होंने ही सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही निराशा के उस दौर में कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकी थी। जमीनी पकड़ की बात कहें तो 2026 के आंकड़ों को ही ले लीजिए। परवूर सीट से सतीसन को पूरे 78,658 वोट मिले। मतलब अपने विरोधी को उन्होंने सीधे सीधे 20,600 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। अब ये आंकड़े सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बताते हैं, बल्कि ये उनकी उस ताकत और व्यापक जन अपील का सबसे ठोस सबूत है जो सीधे जनता से आती है। और ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे उनकी 5 साल की एक बहुत ही सॉलिड रणनीति थी। उन्होंने एक व्यापक गठबंधन बनाया। आईयूएमएल और केरल कांग्रेस जोसेफ जैसे राज्य के प्रमुख सहयोगियों को एक मंच पर लाए। साथ ही भ्रष्टाचार और गवर्नेंस जैसे मुद्दों को उन्होंने जिस तरह उठाया, वो सीधे जनता से कनेक्ट कर गया। इसी रणनीति ने कैडर बेस में नई ऊर्जा भर दी थी। तो फिर पार्टी के सामने धर्म संकट क्या था? स्थिति किसी चक्रव्यूह से कम नहीं थी। एक तरफ सतीसन, जिनके पास जनता का प्यार और सहयोगियों का पूरा साथ है, और दूसरी तरफ वेणुगोपाल, जिन पर आला कमान का भरोसा है और नवनिर्वाचित विधायकों के बहुमत का समर्थन। ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टी किसे चुने। ये फैसला सिर्फ एक मुख्यमंत्री चुनने तक सीमित नहीं था, बल्कि पार्टी के भविष्य का रास्ता तय करने वाला था। अब जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के शुरुआती आंकड़ों को देखें तो पलड़ा बिल्कुल एक तरफ झुका हुआ लग रहा था। संगठन के भीतर 6 नेताओं ने वेणुगोपाल का समर्थन किया, सिर्फ 2 सतीसन के पक्ष में थे और एक नेता तटस्थ रहे। यानी शुरुआती दौर में तो संगठन के भीतर वेणुगोपाल ही रेस में काफी आगे लग रहे थे। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए दिल्ली में मैराथन बैठकों का लंबा दौर चला। 7 मई को विधायक दल ने सर्वसम्मति से फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ लंबी, बहुत ही गहन चर्चाएं हुईं। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा गया ताकि किसी भी तरह की गुटबाजी से बचा जा सके। कई दौर की बातचीत के बाद अंततः एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया, जिसका ऐलान दीपा दास मुंशी ने किया।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पार्टी ने एक बहुत ही दुर्लभ और बड़ा रणनीतिक बदलाव किया। आला कमान ने अपनी प्रारंभिक पसंद को किनारे रखते हुए जमीनी स्तर की आम सहमति और जनता की मांग को प्राथमिकता दी। ऊपर से निर्णय थोपने के बजाय सार्वजनिक समर्थन का सम्मान किया गया। ये अपने आप में आंतरिक लोकतंत्र और जनभावनाओं के सम्मान का एक बहुत बड़ा संदेश था। और इस फैसले के बाद केसी वेणुगोपाल की प्रतिक्रिया देखिए, बिल्कुल एक परिपक्व राजनेता की तरह। उन्होंने पूरी निष्ठा से इस फैसले को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि पार्टी मेरे लिए सब कुछ है। अगर कार्यकर्ताओं को पीड़ा होती है तो मुझे भी होती है। मेरे लिए पार्टी सर्वोच्च है। यह बयान साफ दिखाता है कि उन्होंने किसी भी तरह की अंदरूनी कलह से बचने के लिए संगठन की मजबूती को सबसे ऊपर रखा। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि कैसे सतीशन ने भी बिना एक पल गंवाए सबको साथ लेकर चलने की पहल की। उन्होंने तुरंत चुनावी जीत के समन्वय का पूरा क्रेडिट वेणुगोपाल को दिया और कहा कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सारी गतिविधियों का संचालन उन्होंने ही किया। सतीशन का एक नए केरल और नए युग का वो उत्साह भरा वादा इसी नई एकजुटता का नतीजा था। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जमीनी स्तर पर आम सहमति बनाने का ये जो दुर्लभ मॉडल है, ये भविष्य की राजनीति को कैसे आकार देगा? क्या आला कमान की पसंद से ऊपर उठकर जनता की आवाज को तरजीह देना आगे चलकर एक नया ट्रेंड बनेगा? खैर, इस रणनीतिक बदलाव ने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस तो जरूर छिड़ दी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।